पिछले क्लास में हमने बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर को सॉल्व करना शुरू किया था, जो कि बिहार बोर्ड ने मैथ्स के लिए निकाला था और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक हमने सॉल्व कर लिया था। इसके बाद जितने सारे क्वेश्चन बचे थे सभी को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसका अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा एक तरीके से। ये चैनल बिल्कुल नया है, इसको मैंने स्पेशली 9th और 10th के बच्चों के लिए बनाया है। अगर आप पहली बार सिंप्लीफाइड पर पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी क्लास होगा उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हम लोग हर क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक रूल फॉलो करना है। जब तक हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे उससे पहले अगर आपका आंसर आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा। इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सेक 60 का मान होता है 2, जिसका स्क्वायर हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद माइनस tan 60 का मान होता है √3, जिसका स्क्वायर हम लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद है +1, तो +1 हम लोग कर देंगे। यहाँ पे हो गया 4, उसके बाद -3 और उसके बाद +1, जिसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को मिल गया 2। एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा 60 है और tan स्क्वायर थीटा उसकी जगह भी 60 ही है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े हैं कि 1 होता है और एक साइड में +1 एक्स्ट्रा है, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। cot 90 माइनस a बराबर क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया है। ये तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो कि हमने बेसिक वाले वीडियो में भी पढ़ा था। बेसिक वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। cot 90 माइनस a होता है tan a, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको टिक कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे होगा 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 2 × 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि 1/√3 का स्क्वायर हम लोग को करना है। ऊपर तो हो गया 2/√3 और डिवाइड के नीचे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ऊपर सॉल्व करेंगे तो वही रह जाएगा 2/√3 और नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3 + 1 यानी कि 4/3। अब देखिए यहाँ पे ये जो 3 है ना ऊपर चले जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 3 / √3 × 4। 2 से 4 ख़त्म 2 बार में और √3 से 3 ख़त्म √3 बार में, यानी कि √3/2 हम लोग का आंसर आ गया। और √3/2 किसका वैल्यू होता है, ये वैल्यू होता है sin 60 का, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली √3/2 हम लोग को नहीं दिया गया था ना, इसीलिए इसको हम लोग वापस से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, जो कि sin 60 के इक्वल होता है। इसीलिए हम लोग इस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहाँ पे यदि 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अब देखिए एक खंभा है, एक खंभा बना लेते हैं और इसका छाया पृथ्वी पर बन रहा है कितना लंबा, ये मान लेते हैं ये छाया है। छाया का लंबाई दे दिया गया है 2√3 और इस खंभे का ऊंचाई दे दिया गया है 6 मीटर। अब यहाँ पे हम लोग को उन्नयन कोण पूछा है, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को पूछा गया है कि कितना होगा थीटा। ये वाला थीटा है तो इसके सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, यानी कि लंब बोलेंगे। थीटा के जो सटा हुआ भुजा है इसको हम लोग बेस बोलेंगे और ये तो हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण है ही। तो यहाँ पे हम लोग को पता क्या क्या है, हम लोग को P पता है और B पता है। और P और B किस में आता है, tan का फॉर्मूला में आता है। तो हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू P/B, जो कि हम लोग को पता है। P का वैल्यू दिया है यहाँ पे 6 और B का वैल्यू 2√3 दिया है। tan थीटा इक्वल टू इतना हम लोग को मिल गया। ये कट जाएगा 2 से 2 × 6 3/√3, यानी कि यहाँ पे √3 से 3 कट जाएगा √3 बार में और √3 हम लोग का आ गया। अब tan थीटा इक्वल टू √3 आया है, मतलब tan 60 का मान होता है √3। तो थीटा हम लोग को कितना मिल गया 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। तो इसी को हम लोग टिक करेंगे एज अ करेक्ट ऑप्शन। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ऊंचाई दे दिया गया है और उन्नयन कोण दे दिया गया है। उन्नयन कोण का इंग्लिश होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं तो आप इसको भी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया है, यानी कि मान लेते हैं ये खंबा है
और इसका छाया बन रहा है कुछ इस तरीके से इतना दूर। अब यहाँ पे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण हम लोग को दिया गया है जो कि है 60 डिग्री, 60 डिग्री यहाँ पे दिया है। और इस खंबे की ऊंचाई 15 मीटर दे दी गई है। यहाँ पे हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, मान लेते हैं ये x है, ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है छाया की लंबाई। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, ये वाला यहाँ पे हो गया P परपेंडिकुलर, ये हो गया यहाँ पे B बेस। तो यहाँ पे भी tan का फॉर्मूला सेट होगा, tan 60 डिग्री, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री हम लोग को दिया गया है, इक्वल टू होता है P/B यानी कि 15 बटे जो अननोन है x, b तो अननोन है यहाँ पे तो x नीचे में लिख देते हैं। tan 60 का मान होता है √3 इक्वल टू 15 बटे x, x का मान हम लोग को चाहिए तो उसको एक साइड में करना पड़ेगा, x बराबर हो जाएगा 15 बटे √3। यहाँ पे 15 बटे √3 कहीं पे नहीं दिख रहा है, कहीं पे है क्या 15 बटे √3? तो हम लोग क्या करेंगे, 15 बटे √3 को रैशनलाइज करेंगे यानी कि इसका परिमेयकरण करेंगे। नीचे में √3 कहीं पे नहीं है तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, सिंपल है। 15 √3 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 3, 3 से 15 5 बार में साफ, 5 √3 आ गया हम लोग का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो इसको हम लोग एज अ करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। 56 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे बोला गया है कि निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। निर्देशांक अक्षों को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस। हम लोग जानते हैं कि दो कोऑर्डिनेट्स होता है, एक होता है वाई कोऑर्डिनेट एक्सेस और एक होता है एक्स कोऑर्डिनेट एक्सेस। दोनों एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, प्रतिच्छेद करता है, उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, और इंग्लिश में ये कहलाता है ऑरिजिन। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे यहाँ पे। -6 और -8 किस क्वाड्रेंट में है, ये हम लोग से पूछा गया है। हम लोग पढ़े कि टोटल 4 क्वाड्रेंट होता है, एक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होता है प्लस प्लस, यहाँ पे x का वैल्यू माइनस होता है, y का वैल्यू प्लस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस होता है, और यहाँ पे x का वैल्यू प्लस y का वैल्यू माइनस होता है। तो यहाँ पे दोनों माइनस दिया गया है ना, दोनों माइनस होता है थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि तृतीय पाद में, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे जो कि इंग्लिश में है थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में हम लोग को मूल बिंदु से इस पॉइंट का दूरी बताना है। इसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दे दिया गया है, x का वैल्यू साइन थीटा और y का वैल्यू कॉस थीटा। तो देखिए मूल बिंदु से जब भी दूरी पूछेगा ना तो उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है √x² + y²। x के जगह पे साइन थीटा हम लोग को दिख रहा है और y के जगह पे कॉस थीटा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला क्या होता है √x² + y²। ये d का फार्मूला होता है डिस्टेंस फ्रॉम मूल बिंदु से दूरी। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 का रूट ओवर यानी कि 1। यहाँ पे एक इकाई जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी बताना है। तो यहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे जो कि हम लोग पढ़े थे। डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे आर एस पॉइंट के बीच का दूरी बताना है, तो ये हो जाएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। बस यही फार्मूला हम लोग को लगाना है। यहाँ पे क्या है, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और उसके बाद ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। सबको पुट कर देते हैं। √x2 - x1, x2 माइनस में ही है और x1 माइनस वाला फॉर्मूला लग के फिर -1 आ गया, उसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि इतना माइनस इतना करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 घटा 1 और उसका स्क्वायर। √-1 हो गया -2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पे 5 - 1 यानी कि 4 और उसका स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 4 हो गया 20, √20 यहाँ पे आ गया जो कि कहीं पे नहीं दिख रहा है, मतलब इसको और तोड़ना पड़ेगा। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20, और यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर निकल जाएगा और 5 अंदर बच जाएगा। 2√5 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको हम लोग टिक करेंगे, ये हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे बोला गया है कि रेखा y = 8 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी। अब देखिए रेखा का सूत्र यहाँ पे दिया गया है y = 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सूत्र है ना, जिस रेखा का होगा ना y = 8, इस रेखा के हर बिंदु पर y का मान 8 ही होगा। अब देखिए चारों जो पॉइंट हम लोग को दिया गया है ना, इसमें y के जगह पर 8 है, मतलब इस लाइन पे ये पॉइंट कहीं ना कहीं जरूर आएगा। यहाँ पे भी y का मान 8 है, मतलब ये पॉइंट भी इस पर आएगा।
यहाँ पे भी y का मान 8 है, मतलब ये पॉइंट भी इस लाइन पर कहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे y का मान 8 नहीं है, 1 है। मतलब यही वो पॉइंट है जो कि इस लाइन पर कभी नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। निम्न में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। प्रथम चतुर्थांश में जो होता है वो दोनों प्लस में ही होता है, तो यहाँ पे प्लस में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को ही टिक करेंगे। बिंदु ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5,6, इसका y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है? तो पहले देखिए ये जो बिंदु है ना, किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कहीं होगा बिंदु 5,6। अब देखिए y अक्ष से दूरी क्या है, y अक्ष हम लोग इसको बोलते हैं, इससे लंबवत दूरी मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोग को बोला गया है। ये जो डिस्टेंस है ना, इसके बराबर है एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, एक्स अक्ष पे जो दूरी है उसके बराबर है। एक्स अक्ष पे कितना दूर पे ये पॉइंट है, 5 दूरी पे है, यानी कि 5 यूनिट पे है। 5 यूनिट हम लोग का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो हम लोग इसी को टिक करेंगे, ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। बिंदु एम जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है और एन जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया है को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। दो बिंदु है, एक मान लेते हैं एम है और एक मान लेते हैं एन है, और ये दोनों बिंदु को एक रेखा मिलाती है, ये रेखा मान लेते हैं मिलाती है, और इसके मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा, यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हम लोग को पूछा गया है। एम का कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 10, यहाँ का कोऑर्डिनेट है -8, 14। हम डिटेल में पढ़ा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो एग्जाम में अच्छे से आप बना लेंगे। तो इसका बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया है। तो सेंट्रल पॉइंट को मान लेते हैं सी, और सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा पहला कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकते हैं x1 + x2/2, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 + y2/2। अब देखिए क्या करना है, इसका दोनों x को जोड़ना है और 2 से भाग देना है, तो इसके बीच वाला x का पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे y वाले को और 2 से भाग देंगे, तो इसके बीच में y का क्या वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो बस वही करना है, सिंपल है। फार्मूला कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन बहुत ईजी है। अब देखिए ये x1 + x2 यानी कि -2 और -8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -10/2, और y का कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा 10 और 14, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 24/2। अब देखिए यहाँ पे -10/2 यानी कि -5 हो गया, और 24/2 यानी कि 12 हो गया, -5/12 यहाँ का कोऑर्डिनेट हो गया, -5 और 12 बटे नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसको हम लोग करेक्ट टिक कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी सेम टाइप से बनेगा जैसे कि पिछले क्वेश्चन को हमने बनाया, बस यहाँ पे वृत्त का बात कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि एक वृत्त का व्यास के छोरों का निर्देशांक इतना और इतना है, तो वृत्त का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। अब देखिए पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, इसके लिए वृत्त बना लिए, और इसका एक व्यास होगा जो कि इसके सेंटर से होकर गुजरेगा, इसके केंद्र से होकर गुजरेगा, और इसके छोरों का निर्देशांक हम लोग को दे दिया गया है, यानी कि एक साइड में है 6 और -8, और एक साइड में क्या है -6 और 8 है। अब इसके बीच का यानी कि इसके सेंटर का निर्देशांक क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हम लोग को पूछा गया है। तो देखिए इसको और इसको जोड़ के जब 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। अब देखिए 6 और -6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 को जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ का x कोऑर्डिनेट हम लोग को 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्टली, x कोऑर्डिनेट हम लोग को मिल गया 0, और उसके बाद y कोऑर्डिनेट को भी जोड़ेंगे, -8 और +8 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 0, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग को 0 ही मिलेगा, तो y कोऑर्डिनेट भी हम लोग को मिल गया 0। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें कि हम लोग को 0 0 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे बोला है बिंदु ए और बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है, यानी कि मूल बिंदु से सेंट्रल पॉइंट से जो है सेम दूरी पर है। तो मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है, 0 0 होता है। इससे जितना दूरी पर पॉइंट ए है ना, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया है 3 और 4, उतना ही दूरी पर दूसरा पॉइंट है जिसका नाम क्या है पॉइंट बी, और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है नीचे लिख लेते हैं। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है P,1। अब बोला गया है कि दोनों समदूरस्थ है, मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं O, ये जो डिस्टेंस हम लोग का है OA वो बराबर होगा OB के। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OA = OB, सिंपल हो गया। अब देखिए किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से कितना दूरी है वो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका एक फॉर्मूला है। ये दूरी को अगर d बोल दें तो d बराबर हो जाएगा √,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे एक्स इसको बोलेंगे और वाई इसको बोलेंगे, तो वही फार्मूला दोनों तरफ हम लोग लगा देंगे, इसका दूरी और इसका दूरी को बराबर कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर होगा रूट अंडर, इसका दूरी देखिए क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ पे रूट दोनों तरफ है इसीलिए हम लोग दोनों रूट को हटा सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 और उस साइड में पी स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग को p का वैल्यू चाहिए तो पी स्क्वायर को एक साइड में रखते हैं और इस वाले 1 को इस साइड में ले आते हैं। तो इधर 16 9 25 पहले से है और उधर से 1 आ गया तो -1 हो गया। अब आगे देखिए 25 घटा 1 बराबर हो गया 24 बराबर पी स्क्वायर यानी कि p बराबर हम लोग को मिल गया रूट 24। अब रूट 24 तो यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है किसी भी ऑप्शन में, तो रूट 24 को हम लोग को तोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 और इक्वल टू p। अब यहाँ पे 2 का जोड़ा लग गया ना और 2 3 अंदर में रह जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं p बराबर 2 दूनी 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर में बचेगा 2 तिया 6 2 रूट 6। एक चीज़ देखिए यहाँ पे 2 रूट 6 यहाँ पे प्लस में भी और माइनस में भी दिया गया है, और किसी भी चीज़ का जब भी हम लोग रूट निकालते हैं ना तो उसका 2 आंसर आता है, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस 2 रूट 6 दिया गया है और इसी को हम लोग टिक करेंगे। रूट वाले हर क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, अगर आप रूट निकाल के आंसर निकाल रहे हैं ना तो उसका आंसर आप प्लस माइनस दोनों में लिखिएगा आंसर। रूट 1 आए, रूट 1 का आप निकालें या 4 का निकालें रूट ओवर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 आंसर होगा अगर ऑप्शन में ऐसा दिया है। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। इस वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ फार्मूला पे मान बैठा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। फार्मूला को कैसे याद रखना है आप ध्यान से समझिए। आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे ट्रायंगल का एरिया का, जो जिसको हम लोग बोलते हैं 23 31 12 वाला फार्मूला। क्या होता है ये फार्मूला अच्छे से समझिए। अगर एक ट्रायंगल हम लोग को दे दिया जाता है, एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं और इसका तीनों कोऑर्डिनेट हम लोग को दे दिया जाए। पहला कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2 और तीसरा कोऑर्डिनेट है x3 y3। अगर इसका एरिया पूछ लिया जाए तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होगा एरिया का फॉर्मूला, a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पहले बाहर रख देंगे, उसके बाद एक लंबा सा ब्रैकेट हम लोग देंगे, उसके अंदर लिखेंगे x1 x2 x3। उसके बाद देखिए क्या होगा, एक ब्रैकेट यहाँ पे देंगे, फिर प्लस देंगे, फिर एक ब्रैकेट यहाँ पे देंगे, फिर प्लस देंगे और फिर एक ब्रैकेट यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे अंदर में y माइनस वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पे y माइनस वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पे y माइनस वाई लिखेंगे। अब 23 31 12 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, 23 31 12, यहाँ पे वही बैठा देना है 23 31 12। बस ये बन गया ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। अब बस आपको यहाँ पे फिट कर देना है जितना कुछ हम लोग को दिया गया है और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग मानेंगे x1, ये हो गया y1, फिर ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। अब सबका मान आपको पता है, इसको फिट कीजिए यहाँ पे, इसमें पुट कीजिए और आंसर क्या होगा आप कमेंट सेक्शन में इसका लिख कर बताइए। इसका आंसर हम बता देते हैं, इसका आंसर आएगा -4। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो -4 आंसर आएगा, लेकिन यहाँ पे -4 तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि एरिया तो हम लोग का माइनस में कभी हो नहीं सकता है ना, तो यहाँ पे इसका मॉड हम लोग निकालते हैं। -4 का मॉड हो जाएगा 4, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन भी फॉर्मूला पे ही बन जाएगा, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए। यहाँ पे हम लोग को 2 बिंदु के बारे में बताया गया है। एक बिंदु ए है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 और -3, एक बिंदु बी है जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को दे दिया गया है 9 और 7। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं को एक लाइन जोड़ती है, ये लाइन हम लोग मान लेते हैं जो कि दोनों को जोड़ती है, और इस लाइन को एक तीसरा बिंदु है, मान लेते हैं ये बिंदु P है, जो कि 2:3 के रेशियो से बांट देता है और 3:2 में बांट देता है। मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट तो होगा ना, x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। हम लोग से यहाँ पे सिर्फ y कोऑर्डिनेट पूछा गया है, तो y कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर आपको x कोऑर्डिनेट पूछता ना तो यहाँ पे सिर्फ y2 के जगह x2 लिख देते, यहाँ पे y1 के जगह x1 लिखते और यहाँ पे सब चीज़ सेम टू सेम होता और हम लोग को यहाँ पे
एक्स कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू है वो मिल जाता। 3:2 है तो इसको हम लोग m1 मान सकते हैं, इसको m2 मान सकते हैं। ये 3 हो गया हम लोग का m1, यहाँ पे 2 जो है वो हो गया हम लोग का m2। अब पुट करेंगे यहाँ पे क्या है, m1 कितना है 3 गुना y2। अगर इधर m1 माने हैं तो y2 इधर होगा, अगर इधर m1 माने हैं तो y2 इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग लेंगे, ठीक है। तो m1 इंटू y2 यानी कि ये वाला 7, 3 गुना 7 हो गया, और प्लस m2 यानी कि ये 2, और यहाँ पे y2 यानी कि 2 गुना -3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 2 5, सिंपल था। और इक्वल टू यहाँ पे करेंगे 3 7 21 ऊपर हो गया, और द्वितीय 6 हो गया -6 बटे 5। अब 21 -6 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 बटे 5, 5 तिया 15, मतलब 3 हम लोग का आंसर हो गया। एक चीज़ हम लोग गलती कर दिए, यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना ही नहीं था, हम लोग को इसी फॉर्म में आंसर दिया गया है। 3 गुना 7 और 2 गुना -3 किस में है, 3 गुना 7 2 गुना -3, और नीचे में 3 जोड़ 2 होना चाहिए यानी कि 5, तो ये वाला ऑप्शन। तो हम लोग बी नंबर को टिक कर देंगे, हम लोग को यहाँ पे सॉल्व ही नहीं करना था, हम लोग को सिर्फ फार्मूला में बैठा के ऑप्शन को मैच कर लेना था। तो ये वाला हम लोग का सही हो जाएगा यहाँ पे। ये वाला बहुत आसान है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यहाँ पे बोला है कि एंगल ए और सी का योग अगर 120 है तो एंगल बी बराबर क्या होगा। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना जोड़ इतना जोड़ इतना कितना होता है, 180 होता है। अब दो एंगल मिला के 120 हो चुका है, तो तीसरा कितना होगा, 180 घटा 120 कर देंगे, 180 माइनस 120 करेंगे तो हम लोग को 60 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसी को हम लोग टिक करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए दो ट्रायंगल का बात किया जा रहा है, तो दोनों ट्रायंगल पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ हो गया जिसका नाम हम लोग रख देते हैं ए बी और सी। एक दूसरा ट्रायंगल भी बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डी ई एफ। तो ये हो गया डी ई एफ। बोला गया है कि दोनों समरूप हैं, और इस तरीके से समरूप हैं कि ए बी बटे डी ई बराबर है बी सी बटे एफ डी के। अब देखिए ए बी बटे डी यानी कि इसका, और डी ई यानी कि इसका, ये दोनों का रेशियो इक्वल है किसके, बी सी बटे एफ डी के, यानी कि बी सी और एफ डी के। एफ डी किधर है, ये वाला। यहाँ पर हम लोग को बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए यहाँ पे ये वाला भुजा और ये वाला भुजा सेम हम लोग मान सकते हैं, और ये वाला भुजा और ये वाला भुजा को हम लोग सेम मान सकते हैं। जब ये भुजा सेम है, ये भुजा सेम है, तो इनके बीच का कोण भी हम लोग को सेम मिलेगा, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल डी हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग इसी को टिक कर देंगे। यहाँ पर बताया गया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है ना वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहाँ पे हम लोग को दो भुजाओं का रेशियो दिया गया है, यानी कि हम लोग को दे दिया गया है बी सी बटे क्यू आर। कितना दे दिया गया है, 1/5 दे दिया गया है। और हम लोग को क्या पूछा गया है, एरिया ऑफ पी क्यू आर बटे एरिया ऑफ ए बी सी का रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम लोग को भुजा का रेशियो दे दिया जाता है ना, और हम लोग को एरिया का रेशियो निकालना होता है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, इसका स्क्वायर करने पर मिलेगा 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 1/25। एक नया रेशियो हम लोग को मिलेगा, जो कि किसका रेशियो होगा, BC भुजा वाले त्रिभुज का बटे QR भुजा वाले त्रिभुज का। BC किस त्रिभुज का भुजा है, BC भुजा है ABC त्रिभुज का, ABC त्रिभुज का भुजा है ये, बटे QR किसका भुजा है, QR भुजा है त्रिभुज PQR का। तो इसका एरिया बटे इसका एरिया करने पर हम लोग को मिलेगा 1/25। लेकिन आप देखिए इसका उल्टा पूछा गया है, त्रिभुज PQR का एरिया ऊपर है, त्रिभुज ABC का एरिया नीचे है। तो यहाँ पे इसको उल्टा का हम लोग कर देंगे, ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो यहाँ पे भी हम लोग को उल्टा करना पड़ेगा। तो हम लोग का आंसर क्या आएगा, 25/1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 25 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 25/1। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर देते तो आपका गलत हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि उल्टा दिया है कि सीधा दिया है, उसके बाद आपको रेशियो लिखना है। यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला से है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे बोला है tan 90 - a बराबर क्या होगा, तो tan 90 - a होगा cot a के बराबर, सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है थेल्स प्रमेय का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को दिया गया है कि दी गई आकृति में DE और BC समांतर है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा हम लोग का समांतर है, पैरेलल है।
और उसके बाद AD का मान दे दिया गया 5, ये वाला 5 है, और DB बराबर 6 है, यानी कि ये वाला हम लोग का 6 है। उसके बाद AE बराबर 8 है, ये वाला 8 है, और उसके बाद EC बराबर क्या होगा, ये हम लोग से पूछा गया है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। सबको मेंशन कर लेते हैं, ये 5 है, ये 6 है, उसके बाद ये 8 है, ये कितना है, ये हम लोग से पूछा गया है। आप लोग पढ़े होंगे कि थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर इतना बटे इतना हम लोग करें वो बराबर होगा इतना बटे इतना के, तो वही चीज़ हम लोग कर देते हैं। 5/6 जो है वो बराबर होगा 8 अननोन, इसको x मान लेते हैं, 8/x के। अब हम लोग को x का मान चाहिए, तो x × 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोना कोनी गुना करेंगे तो 5x बराबर 8 छक्के 48, और x बराबर हो जाएगा 48/5, जो कि कहीं पे नहीं दिख रहा है, मतलब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 48/5 क्या होगा, 5 × 45, 9 पॉइंट, और इसके बाद कितना बचता है, 3 बचता है, 5 × 6 30, 9.6 यहाँ पे कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला याद रखने वाला क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे लिखा है 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा। तो ये स्टेटमेंट दिया था थेल्स ने, जिसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी बोलते हैं। तो इंग्लिश वाला पढ़ के भी आप आंसर लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी दिया है, और हम लोग का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मान लेते हैं ये एक वृत्त है और हम लोग को इस पर स्पर्श रेखा खींचना है, तो यहाँ से शुरू किए, एक लाइन खींच दिए जो कि इसको टच करके निकल गया, और एक और लाइन यहाँ से शुरू किए जो कि हम लोग ड्रॉ किए, जो कि इसको टच करके निकल गया। हम लोग ऐसा सिर्फ 2 ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे ना तो या तो इससे दूर होकर निकल जाएगा या तो इसको क्रॉस करके निकल जाएगा, तो उसको हम लोग स्पर्श रेखा नहीं बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं एक बिंदु से। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको इस वाले फिगर को अच्छे से देखना है, समझना है, और आपका आंसर आपके सामने होगा। यहाँ पे बोला गया है कि दी गई आकृति में PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं। PA एक हो गया और एक PB हो गया, जो कि स्पर्श रेखा है O केंद्र वाले वृत्त पर। और उसके बाद एंगल APO का मान हम लोग को दे दिया गया है। एंगल APO कहने का मतलब क्या हुआ, A से लेकर P और P से लेकर O, यानी कि ये वाला एंगल हम लोग को दे दिया गया है जो कि है 40 डिग्री। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ये वाला एंगल 40 डिग्री हम लोग का हो गया। और उसके बाद एंगल OAB का मान क्या होगा वो आपको बताना है, यानी कि एंगल यहाँ से एंगल OAB, ये जो छोटा सा एंगल यहाँ पे बन रहा है ना, इसका मान हम लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, मान लेते हैं कि ये थीटा है। ऐसा फिगर वाला जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ऐसे फिगर में 2 त्रिभुज जो होता है ना वो सिमिलर होता है, यानी कि समरूप होता है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन त्रिभुज है। एक त्रिभुज तो ये वाला दिख रहा है जिसमें कि ये वाला जो कोण है ना 90 डिग्री है, और ये सिमिलर है किस त्रिभुज के, ये वाले त्रिभुज के सिमिलर है, यानी कि जिसमें कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। अब जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिमिलर है तो उसका कोण भी आपस में बराबर होगा। कौन कौन सा एंगल आपस में बराबर होगा वो याद कर लीजिए, ये वाला कोण और ये ऊपर वाला कोण आपस में बराबर होगा। हम लोग को ये ऊपर वाला ही पूछा था ना, और ये वाला दे दिया था, मतलब हम लोग का आंसर निकल गया थीटा इक्वल टू हो जाएगा 40 डिग्री, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और ऐसे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही थोड़ा सा आपको फिगर को एनालाइज करना होगा और उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। 76 जो क्वेश्चन है इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, इसको अच्छे से समझिएगा। किसी भी वृत्त के व्यास से जब हम लोग 2 लाइन को निकालते हैं ना, और अगर दोनों लाइन इक्वल है तो उन दोनों लाइन के बीच का जो कोण होगा ना वो 90 डिग्री का होगा। यहाँ पे बोला क्या गया है, दी गई आकृति में QOR वृत्त का व्यास है। यहाँ पे बोला है QOR, यानी कि इस वाले लाइन के बारे में बोला है कि ये व्यास है। और उसके बाद बोला है कि PQ बराबर PR है, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो ये जो कोण होगा कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि व्यास पर ये वाला दोनों भुजा खींचा गया है। और उसके बाद बोला गया है कि एंगल PQR बराबर क्या होगा, यानी कि एंगल PQR इस वाले कोण के बारे में पूछा गया है। अब देखिए जब ये 90 डिग्री है, ये दोनों भुजा जब बराबर है तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होगा। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर होता है उस त्रिभुज में 2 कोण भी बराबर होता है। ये तो 90 डिग्री अकेला हो गया और दूसरा 90 डिग्री हो नहीं सकता है, मतलब ये दोनों बराबर होगा, जितना भी होगा दोनों आपस में बराबर होगा। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये वाला अकेला 90 हो गया तो बाकी के 90 में ही ना इन दोनों को बांटना होगा।
यानी कि 45-45 हो जाएगा दोनों। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि 45 डिग्री दिया गया है, यही मान हो गया इस वाले एंगल का 45 डिग्री। आप इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसके हिसाब से फिगर हम यहाँ पे बना दिए हैं, आपको समझा देते हैं। यहाँ पे बोला है यदि ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ओ केंद्र वाला एक वृत्त हम ड्रॉ कर दिए हैं जिसमें कि ए बी और ए सी स्पर्श रेखा है। दोनों में आपको ए दिख रहा है तो ए आप यहाँ पे लिखेंगे। ए बी और ए सी दो स्पर्श रेखा है, बी और सी को आपस में आप बदल भी सकते हैं, तो हम यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिखे हैं। उसके बाद बोला है कि एंगल बी ओ सी बराबर 110 डिग्री है। एंगल बी ओ सी बराबर 110 डिग्री है, मतलब ये पूरा एंगल कितना है? 110 डिग्री है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 110 डिग्री। अब पूरा 110 है, मतलब आधा, इतना दूर तक कितना होगा? 55 होगा। और ये इतना दूर तक जो है आधा 55 होगा, आपस में आधा आधा बांट लेगा ये। उसके बाद बोला क्या गया है? उसके बाद बोला जा रहा है कि एंगल सी ए ओ क्या होगा? एंगल सी ए ओ, यानी कि ये वाले एंगल के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जिसमें कि ये वाला को 90 डिग्री होता है। आप पढ़े होंगे त्रिभुज वाले चैप्टर में, त्रिभुज वाले नहीं, वृत्त वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ये वाला 90 डिग्री होता है, ये ऑलरेडी 55 है, तो जितना बचेगा 180 में से उतना ही तो ये होगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला 90 और 55 को ऐड करेंगे। 90 प्लस 55 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 5 14, यानी कि 145 हो जाएगा। और 180 में से 145 को घटा देंगे हम लोग। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 17 में से 4 गया, यानी कि 3, यानी कि 35 डिग्री हम लोग का हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये वाला जो कोण होगा ना 35 डिग्री का हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप के फिगर पर बनेगा। यहाँ पे हम लोग को पाइथागोरस भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे बोला है बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए बिंदु टी से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई बोला है, तो हम लोग एक स्पर्श रेखा बना दिए टी से लेकर एस तक, और इसकी लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद क्या बोला है? और केंद्र से टी की दूरी 13 सेंटीमीटर है। केंद्र से ये वाला जो टी है ना, इसका दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे 13 लिख देते हैं। और उसके बाद बोला है कि वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो ये यानी कि हम लोग को ये वाला डिस्टेंस पूछा है। अब यहाँ पे देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि ये वाला 90 है। तो यहाँ पे जब ये त्रिभुज, ये जो हम लोग को दिया गया है, इसमें ये वाला 90 है, तो ये हम लोग का हो गया कर्ण। ये वाला को हम लोग आधार मान सकते हैं और इसको हम लोग लंब मान सकते हैं। और हम लोग पाइथागोरस जब अप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये वाला जो अननोन है वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एस ओ हम लोग को चाहिए ना, या ओ एस हम लोग को चाहिए। ओ एस बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसका स्क्वायर, नहीं कर्ण ये है ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। घटाएंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का रूट अंडर क्या होता है? 5 होता है। तो 5 हम लोग का किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो इसको हम लोग टिक कर देंगे। ये बिल्कुल सही आंसर हम लोग का हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए, तब तक हम समझाते हैं इसको। यहाँ पे दिया है दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है तथा एंगल क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, तो एंगल ओ क्यू आर क्या होगा? ओ इस वृत्त का केंद्र है और एंगल क्यू पी आर बराबर 60, यानी कि क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री है, यानी कि इस वाले एंगल की बात की जा रही है। तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख देते हैं। और उसके बाद बोला है कि एंगल ओ क्यू आर क्या होगा, यानी कि एंगल ओ क्यू आर, इस वाले एंगल के बारे में हम लोग से पूछा जा रहा है। यहाँ पे आप लोग इसके लिए पढ़े होंगे कि अगर ऐसा फिगर होता है और ये वाला एंगल अगर 60 है, तो यहाँ पे जो केंद्र पे एंगल बन रहा है ना, वो उसका दुगुना हो जाता है। ये वाला हो गया 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो दोनों भुजा है वो दोनों बराबर होगा। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर होगा, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग को मिलेगा। ये ऐसा कुछ त्रिभुज हम लोग को मिलेगा समद्विबाहु, जिसमें कि दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। और ये वाला एंगल हम लोग को पता है, जिसका मान कितना है? 120 डिग्री हम लोग को पता है। हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, उसके साथ साथ दोनों एंगल्स भी बराबर होते हैं। टोटल 180 डिग्री होता है। 120 ये अकेला ले लिया तो और कितना बचा? और 60 डिग्री बचा। 60 में ही ना आधा आधा इसको बांटना होगा, मतलब ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे यहाँ पे।
80 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे कुछ आंकड़ा हम लोग को दिया गया है, कुछ डेटा दिया गया है और उसका परिसर यानी कि उसका रेंज हम लोग से पूछा गया है। तो रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने के लिए या परिसर निकालने के लिए हम लोग सबसे हाईएस्ट टर्म जो होता है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सबसे लोएस्ट वाले को। सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 84 है और सबसे कम सबसे लोएस्ट यहाँ पे 15 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 84 में से घटा देंगे 15 को, तो हम लोग को मिल जाएगा 69, जो कि इस वाले क्वेश्चन का परिसर हो जाएगा यानी कि रेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को समांतर माध्य निकालना है यानी कि हम लोग को मीन निकालना है इसका। तो मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी संख्याएं हम लोग को दी जाती है ना, सबको जोड़ते हैं और जितनी संख्याएं होती है उसे भाग दे देते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 1 2 3 n तक गया है यानी कि n प्राकृतिक संख्या हम लोग को दी गई है, तो सबको तो जोड़ना पड़ेगा n तक। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू, यहाँ पे लिखते हैं n इंटू n+1/2 होता है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को मीन चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मीन बराबर क्या होगा, मीन इक्वल टू क्या होगा, n संख्याओं का योग, इसमें डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे संख्याओं की संख्या से। तो कितनी संख्या यहाँ पे है, n संख्या है तो n से भाग लगाएंगे, बराबर हो जाएगा n इंटू n+1/2 इतना था और n से भाग लगा तो n नीचे आ जाएगा। अब देखिए n कट गया, बचा क्या, n कट गया और बचा यहाँ पे n+1/2, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में तो फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। यहाँ पे दिया है 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ x माध्य होता है। इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो 3 इंटू मीडियन बराबर मॉड प्लस x इंटू मीन होता है। तो फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि x के जगह पे एक्चुअल में क्या होता है, 2 होता है। तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हम लोग को दिया गया है। प्रेक्षण इतना इतना में हम लोग को बहुलक बताना है। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार हम लोग को दिखता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार क्या है, 13 एक बार, 2 बार और 3 बार। 13 3 बार हम लोग को दिख रहा है, 11 एक बार, 2 बार दिख रहा है, और यहाँ पे 15 सिर्फ एक बार, 14 एक बार। मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन दिख रहा है, 13 ही दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुलक कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 13 ही हम लोग का इस वाले डेटा के लिए बहुलक हो गया। बहुलक को इंग्लिश में हम लोग मॉड बोलते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अब देखिए 84 हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दिया है यदि 7 9 13 15 x का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा। यहाँ पे बोला है कि इन सभी का माध्य अगर हम लोग निकालेंगे ना तो 10 आना चाहिए और x जो है उसका मान हम लोग को निकालना है। तो माध्य हम लोग निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे कौन कौन संख्या है, 7 9 जोड़ 13 जोड़ 15 जोड़ x बटे यहाँ पे हम लोग किससे भाग देंगे, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भाग देंगे। आंसर कितना आ जाना चाहिए हम लोग का, 10 आ जाना चाहिए। अब देखिए सबको जोड़ते हैं, x का मान निकालते हैं, हम लोग का आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे 5 3 8 9 8 17 17 7 24 24 के 4 बचा 2 और 2 1 3 1 4 यानी कि 44 जोड़ x बटे 5 बराबर 10 हो गया। 5 को उधर भेज देंगे तो 44 जोड़ x बराबर 5 नहीं 50। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 44 को उस साइड भेज देना पड़ेगा, तभी तो x बचेगा ना। 44 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 44 यानी कि x बराबर हम लोग को मिल गया 6। x बराबर 6 कहाँ पे दिया है, a नंबर में दिया है। तो x का मान जो है 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर a में है। यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है ना, अधिकतम मान होता है वो 1 होता है, और मिनिमम यानी कि न्यूनतम मान जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे अधिकतम पूछा है ना, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। अभी हम लोग क्या देखें कि प्रायिकता 0 से लेकर 1 तक ही उसका मान हो सकता है, 0 से छोटा भी नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 50% यानी कि 50/100, इसका मान जो होगा ना 1 से छोटा होगा, 0 से 1 के बीच होगा। ये तो 0 से 1 के बीच है ही। 3/4 का भी मान 0 से 1 के बीच ही होगा, लेकिन 13/12 का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, और 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इस वाले भिन्न का मान 1 से ज़्यादा है, अगर भिन्न में ऊपर में बड़ा संख्या और नीचे में छोटा संख्या हो ना, तो उसका मान हमेशा 1 से ना अधिक ही होता है, 1 से उसका मान अधिक होता है।
तो यहाँ पे ऐसे हम लोग किसी भी ऑप्शन को पहचान सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें पेन का भी जरूरत नहीं है, आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइए। यहाँ पे बोला गया है कि एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता होगी। 2 का गुणज कौन कौन होता है? 2 का गुणज होता है 2, उसके बाद होता है 4, उसके बाद होता है 6। यही सब आने की प्रायिकता हम लोग से पूछा गया है। पासा में आ क्या क्या सकता है? पासा में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अब देखिए इतना चांसेस है, यानी कि टोटल 6 तरह का हम लोग को रिजल्ट मिल सकता है और उसमें से ये 3 तरीके के रिजल्ट आने की प्रायिकता हम लोग से पूछा गया है। तो इसको हम लोग ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, हम लोग को प्रायिकता मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू ये 3 तरीका, 3 हम लोग को इवेंट यहाँ पे मिला और टोटल इवेंट 6 है, यानी कि 3/6 हो जाएगा हम लोग का प्रायिकता, जो कि इक्वल है 1/2 के। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। यहाँ पे बोला है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यदृच्छया निकाला जाता है तो इसके लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता है। लाल रंग होने का प्रायिकता पूछा है ना, तो लाल रंग का कै गो पत्ता होता है? लाल रंग का 26 को पत्ता होता है और टोटल कितना पत्ता होता है? 52 गो होता है। तो 26/52 ही हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। 26/52 यानी कि 1/2। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं। न्याय संगत कहने का मतलब क्या हुआ? ऐसा सिक्का है जिसमें कि एक साइड में हेड है और एक साइड में टेल है। वो जो जय वीरू के पास सिक्का था ना, जिसमें कि दोनों साइड में हेड ही था, वो सिक्का आपके पास नहीं है। आपको अच्छा वाला सिक्का दिया जाता है और कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि एक हेड्स आने की प्रायिकता क्या है? कम से कम एक में हेड्स आना चाहिए। तो इसको अच्छे से समझिए। मान लेते हैं इस साइड में कॉइन 1 हो गया और इधर लिख लेते हैं कॉइन 2। तो क्या क्या आपका रिजल्ट आ सकता है दोनों को जब एक साथ आप उछालेंगे? या तो दोनों में आपको हेड्स मिलेगा, या तो दोनों में आपको टेल्स मिलेगा, या तो एक में हेड पहले में और दूसरे में टेल, या तो पहले में ही टेल मिल जाए और दूसरे में हेड मिल जाए। इतना ही तो चांसेस हो सकता है। अब देखिए क्या बोला है, कम से कम एक शीर्ष आने की प्रायिकता, कम से कम एक में हेड्स होना ही चाहिए। तो अगर हम इस वाले कंडीशन को देखें तो एक हेड्स है, इस वाले कंडीशन को देखें तो इसमें कोई हेड्स नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं गिनेंगे। इस वाले कंडीशन में भी एक हेड्स है और इस वाले कंडीशन में भी एक हेड्स है। तो जैसा रिक्वायर्ड है हम लोग को वैसा 3 कंडीशन हम लोग को मिल गया, यानी कि ऊपर में हम लोग 3 लिखेंगे और टोटल कितना कंडीशन है? टोटल 4 कंडीशन है, तो नीचे में हम लोग 4 लिख देंगे। तो 3/4 हो गया इसका प्रायिकता, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए बोला है कि 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या है। जब हम लोग 3 सिक्का एक साथ उछालेंगे तो हम लोग को कितने तरीके का रिजल्ट मिलेगा, वो हम लोग से पूछा गया है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉइन 1, यहाँ पे लिख लेते हैं कॉइन 2 और यहाँ पे लिख लेते हैं कॉइन 3। तीनों को उछाल रहे हैं हम लोग। तो देखिए पहले कॉइन में क्या आएगा? हेड्स आएगा या टेल्स आएगा? 2 तरीके का रिजल्ट हम लोग का आ सकता है, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। दूसरे कॉइन में भी हेड्स या टेल्स आएगा, 2 तरीके का रिजल्ट। और तीसरे कॉइन में भी हेड्स या टेल्स ही आएगा, 2 ही तरीके का रिजल्ट। शॉर्ट ट्रिक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? तीनों रिजल्ट को गुना कर देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तरीके का रिजल्ट हम लोग को मिलेगा अगर हम लोग तीनों कॉइन को एक साथ उछालेंगे। तो यहाँ पे 8 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसको हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे एक वृत्त के बारे में बताया गया है जिसकी त्रिज्या कितना है? 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है और इसके अंदर एक वर्ग है, एक वर्ग डला हुआ है जिसका क्षेत्रफल हम लोग को बताना है कि क्या होगा। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग तो तब बता पाएंगे ना जब इसकी भुजा हम लोग को पता होगी। भुजा को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। भुजा जब पता होगा हम लोग को तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे, हम लोग को इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो पहले इसका भुजा पता लगाते हैं। हम लोग को दिया क्या गया है? हम लोग को यहाँ पे 8 सेमी इस वृत्त का त्रिज्या दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ सेंटर मान ले इस वाले वृत्त का और यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दे तो ये इसका त्रिज्या हो गया। इधर भी अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर दे तो ये इसका त्रिज्या हो गया। और ये दोनों लाइन मिलकर इस वाले वर्ग का क्या हो गया? विकर्ण हो गया। तो हम लोग को वर्ग का विकर्ण पता है। वर्ग का विकर्ण हम लोग को कितना पता चल गया? ये 8 मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 16। तो हम लोग लिख सकते हैं वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा हमारे लिए? इक्वल टू 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए वर्ग के विकर्ण को निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है।
ये होता है √2a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2a। और इसका मान हम लोग को दे दिया गया है 16, यानी कि a बराबर हम लोग को मिल गया 16/√2। हम लोग को a का मान मिल गया, इसके एक साइड का वैल्यू मिल गया जिसको हम लोग a बोलते हैं। अब हम लोग को चाहिए क्या? हम लोग को a नहीं चाहिए, हम लोग को a² चाहिए। a² चाहिए यानी कि एरिया चाहिए इसका वर्ग का। a² क्या हो जाएगा? 16/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 16 × 16 ऊपर में और नीचे में क्या हो जाएगा? √2 × √2 यानी कि 2। 2 से कट जाएगा, 2 × 8 16 और उसके बाद 16 × 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का एरिया हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात अगर 4:5 है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो अब देखिए इसका ट्रिक है, याद रखिएगा। अगर परिधियों का अनुपात दे दिया जाए ना और क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो सिर्फ उसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है? 4:5, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 4² और 5² यानी कि 16:25 हो जाएगा हम लोग का आंसर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। उसी तरीके से अगर हम लोग को क्षेत्रफल का अनुपात दे देता ना और पूछ लेता परिधियों का अनुपात, तो हम लोग उसका उल्टा करते। हम लोग क्या करते? √ओवर निकाल देते। जैसे कि ये क्षेत्रफल का अनुपात आया है ना, अगर ये हम लोग को दे देता और पूछता कि परिधियों का अनुपात बताइए, तो इसका भी √ओवर और इसका भी √ओवर। 16 का √ओवर हो जाता 4 और 25 का √ओवर हो जाता 5, तो 4:5 हम लोग का आंसर हो जाता। ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इसको आसानी से बना सकते हैं आप। यहाँ पे दिया है यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है तो इसकी भुजा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है √3/4a² और इसका मान हम लोग को दे दिया गया है कितना? 9√3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को a का मान पूछा गया है ना, तो a के अलावा जितना कुछ है सबको उस साइड हम लोग भेज देते हैं, तो a का मान हम लोग को मिल जाएगा। a² इधर बचा लेते हैं और 4 और √3 को उधर भेज देते हैं। यहाँ पे पहले से 9√3 है, 4 नीचे था तो ऊपर आ गया और √3 ऊपर था तो नीचे चले आया। √3 साफ, 9 चौक हो गया 36 और इधर है a², तो a बराबर हो जाएगा √36 और बराबर 6 हम लोग को मिल गया, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है यदि R1 तथा R2 त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के परिधियों का योग R त्रिज्या वाले वृत्त के परिधि के बराबर हो तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। हम लोग जानते हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या R1 है तो उसका परिधि कितना हो जाएगा? 2πr1 हो जाएगा। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या R2 है तो उसका परिधि कितना हो जाएगा? 2πr2 हो जाएगा। और अगर किसी वृत्त की त्रिज्या r है तो उसका परिधि कितना हो जाएगा? 2πr हो जाएगा। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का योग जो है ना इसके बराबर है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हम लोग को आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस और बराबर। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो इन चारों में से एक स्टेटमेंट हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट मिलता है देखते हैं। यहाँ पे 2π सब में है तो 2π कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा R1 प्लस R2 और उस साइड में क्या है? 2πr है। 2π इधर भी 2π इधर भी कट गया, मिल गया हम लोग को R1 प्लस R2 बराबर R, जो कि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे गिवन है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा ना एक ही टाइप से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सिर्फ फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे बोला है यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो शंकु का जो आयतन है वो हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए हम लोग को शंकु का आयतन का फॉर्मूला आना चाहिए। शंकु का आयतन यानी कि शंकु का जो वॉल्यूम है कितना होता है? ये होता है 1/3πr²h। अब देखिए मान लेते हैं कि पहले इतना ही आयतन था, अब क्या हुआ कि त्रिज्या को भी 3 गुना कर दिया गया और हाइट को भी 3 गुना कर दिया गया। तो हम लोग का नया आयतन क्या हो जाएगा? इसको V1 मान लेते हैं और इसको V2 मान लेते हैं। नया आयतन क्या हो जाएगा? 1/3πr² था ना, तो r अब 3 गुना हो गया यानी कि 3r का स्क्वायर अब हम लोग को करना पड़ेगा। और h भी अब 3 गुना हो चुका है यानी कि 3h अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/3 तो पहले से था, रहने देते हैं। पाए 3r का स्क्वायर यानी कि 3 3 9r हो गया और 3h तो है ही तो 3h लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया? 9 और 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इसको एक साइड में कर देते हैं। ये इधर लिख लेते हैं। 1/3 पहले से था, पाए 9 3 27 एक्स्ट्रा आया तो उसको रहने देते हैं। RH और 27 हो गया ना, उसको अलग से लिख दिए। अब देखिए
इतना तो पुराना शंकु का आयतन था, 27 एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि पुराना से 27 गुना हो गया ना, 27 एक्स्ट्रा आया तो 27 गुना हुआ ना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हम लोग को दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। यहाँ पे बोला है 8 त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धगोला है और उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3πr²। और अगर पूर्ण गोला रहता, पूरा गोला रहता, तो यहाँ पे आंसर हो जाता 4πr²। अर्धगोला है इसीलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा है, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होगा। तो आयतन का फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि यही वाला होता है, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में लिखिए क्या होगा। एपी का क्वेश्चन है, एपी वाला बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 1 में भी किए थे। यहाँ पे बोला गया है उस समांतर श्रेणी का सारवंतर बताइए, यानी कि डी का मान हम लोग को बताना है। सारवंतर क्या होगा जिसमें कि a18 माइनस a14 का मान 32 हम लोग को दिया गया है। तो जो दिया गया पहले वो लिख लेते हैं, a18 माइनस a14 बराबर 32 हम लोग को दिया गया है। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला आप पढ़े होंगे। अगर इसमें हम लोग a18 पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 18 माइनस 1d, यानी कि a प्लस 17d हो जाएगा। तो a18 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 17d, तो यहाँ पे लिख देते हैं a प्लस 17d, और माइनस करना है a14 को, तो इसको भी हम लोग लिख पाएंगे a प्लस 13d, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे थे उसी हिसाब से, और ये इक्वल हो जाएगा 32 के। अब यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे तो ये a और a ख़त्म हो जाएगा, ये जो माइनस है ना, ये माइनस दोनों के पास जाएगा ना, इसके पास भी और इसके पास भी, तो ये भी माइनस बन जाएगा, ये भी माइनस बन जाएगा, तो a तो ख़त्म हो गया। और 17d में से 13d घटा तो कितना बचा, 4d बचा यहाँ पे, और बराबर 32, यानी कि d बराबर हो गया 32/4, यानी कि 8 हम लोग का आंसर हो गया। 8 हम लोग का दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, तो इसको हम लोग टिक करेंगे, ये हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन में हम लोग को गोला का व्यास दे दिया गया है और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 4πr²। यहाँ पे व्यास हम लोग को दिया है, यानी कि डायमीटर इक्वल टू दे दिया गया 42, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 4 गुना 22/7 गुना 21 गुना 21। अब यहाँ पे देखिए 7 दिया है, 21 ख़त्म हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 22 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 22 चौके 88, और गुना यहाँ पे 21 दिया करेंगे, 3 इकाई 3 और 3 दूनी 6। अब इसको गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ करके और भी पता लगा सकते हैं, सिर्फ इकाई अंक को आप गुना कीजिए, 8 या 24, मतलब इकाई जगह पे 4 आएगा। तो 4 कहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ इसी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को टिक कर देंगे, और किसी में इकाई पर 4 है ही नहीं, तो यही हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसको अगर आप गुना भी करेंगे तो उतना ही आएगा, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं मॉडल सेट के सबसे अंतिम क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 100। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हम लोग को हाइट दे दिया गया है 14 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है और बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 264 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि हम लोग को सरफेस एरिया दे दिया गया है 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद बोला है इसका आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। अब देखिए यहाँ पे पाई का मान हम लोग को पता है, h का मान हम लोग को दिल ही है, और उसके बाद r का मान यहाँ पे गायब है। हम लोग को r का मान निकालना होगा, इसमें पुट करेंगे, हम लोग को वॉल्यूम यानी कि आयतन हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए r का मान कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए हम लोग को सरफेस एरिया भी तो दिया है ना। सरफेस एरिया का वैल्यू क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2πr × h। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया हम लोग को दे दिया गया है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 264 बराबर 2πrh। हम लोग को r का मान चाहिए, तो बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, सबको उस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, r बराबर हो जाएगा 264/2πh। h का मान कितना दिया है, 14 दिया है, मतलब हम लोग लिख सकते हैं r बराबर 264/2 गुना पाई की जगह लिख सकते हैं 22/7, 7 ऊपर चले जाएगा,
और h यानी कि 14। अब देखिए 7 से 14 ख़त्म हो गया 2 बार में, उसके बाद 22 से ये 12 बार में कट जाएगा, और उसके बाद 2 दूनी 4 और 4 से ये 3 बार में ख़त्म, सब ख़त्म हो गया, सिर्फ 3 बचा, यानी कि r = 3 हम लोग को मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग आसानी से वॉल्यूम यानी कि आयतन यहाँ पे निकाल सकते हैं। आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता है, v = क्या होता है, पाई r² h होता है। पाई यानी कि 22/7 हम लोग को पता है। उसके बाद r² यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 14, 7 से कट गया 2 बार में 14। उसके बाद 22 दूनी हो गया 44, 44 गुना 3 × 9 हो गया, 44 गुना 9 करेंगे तो आ जाएगा 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। तो फाइनली हमने मॉडल पेपर का 50 से लेकर 100 तक में जितना सारा क्वेश्चन गिवन था सभी को हमने कंप्लीट कर लिया। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। उसके बाद आपका मैथ का ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सिंप्लीफाइड पर पढ़कर अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। उसके बाद जब भी क्लास होगा आपके क्लास के लिए उसका एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। इस क्लास में आपका कोई भी डाउट रह गया, किसी भी टाइप का क्वेरी है, तो उसके लिए आप किसी भी स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन होकर मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सभी स्टूडेंट ग्रुप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो प्लेलिस्ट को ओपन करने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले वीडियो को देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।